नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभ्युदय IAS कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर्स की अपनी ये क्लास है जिसमें आज 23 से लेकर 25 दिसंबर के करंट अफेयर्स अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पिछली क्लास भी आप कंटिन्यू ले रहे होंगे और अभी तक नहीं लिए तो आप उनको भी, पिछली क्लासों को भी एक बार देख लीजिए और अपने नोट्स आप अपडेट करते रहिए। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान साहित्य अकादमी ने, ये काट दीजिए यहाँ से। साहित्य अकादमी ने राजस्थानी साहित्य के लिए किसे व कौन से के लिए सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। यहाँ पर कौन से पुस्तक या उपन्यास कर सकते हो आप, है ना, पुस्तक या उपन्यास। ठीक है, तो साहित्य अकादमी ने राजस्थानी साहित्य के लिए किसे व कौन से पुस्तक या उपन्यास के लिए सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। तो आपके सामने ऑप्शन ए ऑप्शन है बद्री नारायण और इनका उपन्यास है रारी। बी ऑप्शन है अनुराधा राय और इनका उपन्यास है अलेखू अम्बा नाटक। और सी ऑप्शन है कमल रंगा, इनका नाटक या उपन्यास का नाम है अलेखू अम्बा नाटक। तो क्वेश्चन शायद आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, इसकी लैंग्वेज थोड़ी ठीक नहीं लग रही होगी आपको। तो ये केंद्रीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार है। ठीक है, केंद्रीय साहित्य अकादमी ने अभी जो 2022 के पुरस्कार हैं उनके लिस्ट जारी की है। तो राजस्थानी साहित्य के लिए किसका चयन किया गया है, ये क्वेश्चन आपका। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने अपने 2022 के जो पुरस्कारों की घोषणा की है उसमें राजस्थानी साहित्य के लिए किसको चुना गया है। तो इसका राइट आंसर आप देखिए, इनमें से मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा ए। तो राजस्थानी साहित्य का पुरस्कार किसको दिया जाएगा, कमल रंगा जी को। किसको दिया जाएगा, कमल रंगा को। इनका उपन्यास या इनका जो नाटक है उसका क्या नाम है, अलेखू अम्बा नाटक। क्या नाम है, अलेखू अम्बा नाटक। और ये जो अम्बा जी है ये कहाँ के हैं, ये है बीकानेर के। कहाँ के हैं, बीकानेर के। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी जो कि नई दिल्ली में है ने के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में राजस्थानी भाषा, यहाँ पर अपन देख रहे थे राजस्थानी साहित्य, तो ये भी एक क्वेश्चन गलत ही था एक तरीके से। तो राजस्थानी भाषा के लिए बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार कमल रंगा को उनकी चर्चित नाट्य कृति अलेखू अम्बा के लिए पुरस्कृत किया है। ओके, तो एक बार देख लीजिए, अपन देख लेते हैं केंद्रीय साहित्य अकादमी। केंद्रीय साहित्य अकादमी ये कहां पर है, दिल्ली। कहां पर है, दिल्ली में। इस अकादमी की शुरुआत कब से हुई है, 12 मार्च 1954 से। कब से, 12 मार्च 1954 से। तो ये क्या काम करती है, इसका काम होता है भारतीय साहित्य का विकास करने वाली ये क्या है, राष्ट्रीय संस्था है। ओके, तो जो केंद्रीय साहित्य अकादमी कहाँ पर है, दिल्ली में है। कब बनी, 1954 में। ओके, इसका काम क्या है, भारतीय साहित्य का विकास करना। ओके, और इसी के साथ अपन देख लेते हैं राजस्थानी साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य अकादमी, तो ये कहां पर है, ये है बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर में। ये अकादमी से संबंधित ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, RS प्री में। RS 2021 की प्री एग्जाम में ये पूछा गया था। ओके, तो इसकी स्थापना कब हुई, इसकी हुई है 28 जनवरी 1958 में। ओके, तो ये भी क्या करती है, ये भी क्या है, राजस्थानी साहित्य का विकास करने के लिए ये एक राज्य की सर्वोच्च संस्था है जो साहित्य का प्रचार प्रसार भी करती है। और ये जो राजस्थानी साहित्य अकादमी है ये अपनी एक मासिक पत्रिका भी निकालती है, एक मासिक पत्रिका जारी करती है जिसका क्या नाम है, मधुमती। तो ये देखिए, ये क्यों डिस्कस किए जा रहे हैं, तो ये मासिक पत्रिका है ना, ये मधुमती, इनके नाम भी आपसे एग्जाम में
पूछे जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपको बताया। ओके, तो अपना क्वेश्चन क्या था, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए राजस्थानी भाषा का पुरस्कार किसे दिया जा रहा है, तो कमल रंगा जी को दिया जा रहा है। उनकी कृति है अलेखू अंबा नाटक, उसके लिए इनको दिया जा रहा है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अमृता हाट के बारे में कौन कौन से कथन सही है। राष्ट्रीय अमृता हाट, ये एक मेले का आयोजन हो रहा है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। ओके, राष्ट्रीय अमृता हाट, तो यह 23 से 1 जनवरी 2023 तक शिल्प ग्राम जवाहर कला केंद्र में आयोजित होगा। बी ऑप्शन है, इसमें महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पाद होंगे। सी ऑप्शन है, यह महिला अधिकारिता महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। और डी ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों इसके सारे ऑप्शन सही हैं। तो ये क्या है कि 23 दिसंबर 2022 से लेके 1 जनवरी 2023 तक जयपुर में जो जवाहर कला केंद्र है JKK, उसमें शिल्प ग्राम में यह आयोजित हो रहा है। और ये किसके द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है, यह राजस्थान में महिला अधिकारिता एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसका संचालन या आयोजन करवाया जा रहा है। और इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें महिला स्वयं सहायता समूह है, उनके द्वारा जो निर्मित उत्पाद हैं उनकी इसमें क्या होता है, दुकानें लगाई जाती है, उनको बेचा जाता है। तो इसलिए इसके सारे ऑप्शन सही है, अपना डी सही है। ओके, तो राष्ट्रीय अमृता हाट ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है, जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में आयोजित हो रहा है। 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक ये आयोजित होगा। और इसमें महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पाद होंगे। ओके, इससे संबंधित और जानकारी अपन देख लेते हैं। तो राजस्थान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, श्रीमती ममता भूपेश। कौन है, श्रीमती ममता भूपेश। इन्होंने इस कार्यक्रम का या इस हाट का क्या किया था, उद्घाटन किया था। ओके, तो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय अमृता हाट में राजस्थान राज्य के सभी जिलों के महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री की जा रही है। इसमें 140 से ज्यादा स्टॉल पर महिलाओं को बेहतरीन कारीगरी के उत्पादों को बेचने का अवसर मिल रहा है, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, कसीदाकारी, लाख की चूड़ियां, पेपर मेसी आइटम, सलवार सूट, टेराकोटा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कांच एवं पेच वर्क, सभी पसंदीदा आचार, मुरब्बा, मसाले एवं अन्य हस्त निर्मित आकर्षक उत्पाद इसमें उपलब्ध है। ओके दोस्तों, और भी डिटेल ये दे रखी है जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। ओके, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ए ऑप्शन है, ऋषिका जो करौली से है, मनस्वी सीकर, शिवांगी कोटा, अनामिका जोधपुर। तो आप देखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, ऋषिका को, मनस्वी को, शिवांगी को या अनामिका को। ये जिले के नाम है तो उन जिलों से ये हैं, इसलिए इनको ऐड किया है। तो इसका सही आंसर है ए, ऋषिका, करौली की ऋषिका को पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ओके, तो ऋषिका कहाँ की है, हिंडौन, श्री महावीर जी हिंडौन की है। ओके, और ये मैच 8 साल की है। ओके, 8 साल की उम्र में इन्होंने पेंटिंग में हाथ आजमाना शुरू किया था। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, शिल्प ग्राम उत्सव उदयपुर में डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। शिल्प ग्राम उत्सव कहाँ पर आयोजित हो रहा है, उदयपुर में, जिसकी अपने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वहां पर डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बांटे गए हैं। ओके, तो वो किसे दिए गए हैं या किसे दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, दिलीप भट्ट, बी ऑप्शन है डॉक्टर भगवान दास पटेल, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन है संजीव कुमार। तो बताइए, हाल ही में डॉक्टर कोमल कोठारी अवार्ड किन्हें या किसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो दिलीप भट्ट हैं उनको
और डॉक्टर भगवान दास पटेल है, उनको ये डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। कहाँ पर? शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर में। ये देखिए, अपन पहले भी इसी इमेज को अटैच करके अपन ने देखा था कि जो अपने राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र जी, उन्होंने नगाड़ा बजाकर इस उत्सव की शुरुआत की थी। तो इन्होंने क्या है, उल्लेखनीय कार्य हेतु जयपुर के भट्ट और अहमदाबाद के पटेल को इन्होंने सम्मानित किया है। तो यहाँ पर देखिए, जयपुर के तमाशा कलाकार, ओके, जयपुर के तमाशा कलाकार व रंगकर्मी दिलीप कुमार भट्ट और अहमदाबाद के सांस्कृतिक कर्मी व जनजाति कला के उन्नयन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले डॉक्टर भगवान दास पटेल और दिलीप कुमार भट्ट, इन दोनों को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। ओके दोस्तों, तो अपने ऑप्शन में देख लीजिए, दिलीप भट्ट और भगवान दास पटेल सही है। ओके, तो जो दिलीप कुमार भट्ट है वो कौन से कलाकार है? वो तमाशा वाले हैं। ओके, तो इनको भी क्या है, ये जो दिलीप कुमार जी हैं, इनको दिया गया, इसकी डिटेल और देख लो आप यहाँ पर, है ना, कि राजस्थान की लोक नाट्य शैली तमाशा जो पूरे भारत में प्रचलित है, भट्ट परिवार के मूर्धन्य दिवंगत कलाकार गोपी जी भट्ट के बेटे हैं दिलीप भट्ट। ओके, तो इन तमाशा साधक, क्या देख रहे हैं आप, गोपी जी भट्ट के बेटे दिलीप भट्ट को ये कोमल कोठारी अवार्ड दिया गया है। ओके, तो कोमल कोठारी के बारे में और जानकारी देख लीजिए। कोमल कोठारी है, ये कौन थे? ओके, तो ये कोमल कोठारी है, इनका जन्म 4 मार्च 1929 को कहां पर हुआ? जोधपुर में। और इनका निधन कब हुआ? 2004 में। ओके, तो इनका कार्य क्षेत्र रहा है राजस्थानी लोक संगीत, इनका कार्य क्षेत्र रहा है, और उन्हीं के चलते इनको 1963 में पद्मश्री, 2004 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, और राजस्थान रत्न एवं नेहरू फेलोशिप इनको उपाधियां दी गई है। ओके, तो 1963 में पहली बार इनको मंगनियार कलाकारों का कोई दल दिल्ली गया और वहां जाकर स्टेज पर अपनी सफल प्रस्तुति इन्होंने दी थी। ओके, तो आपको एक चीज और पता होगी कि इनका एक संस्थान है, उसका क्या नाम है? बताइए, कोमल कोठारी का एक संस्था है, उसका क्या नाम है? जो पहले भी एग्जामों में पूछा जाता रहा है, रूपायन संस्थान। ये कहां पर है? बोरुंदा कहां है? जोधपुर। ओके, तो कोमल कोठारी का एक संस्थान है, उसका क्या नाम है? रूपायन संस्थान। क्वेश्चन आपसे पहले पूछा गया है आरएस के एग्जाम में कि रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की? तो किसने की? कोमल कोठारी जी ने इस संस्थान की स्थापना की है। ओके, पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहां बनाया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहां बनाया गया है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, जवाई लेपर्ड सफारी, झालाना लेपर्ड सफारी या कमलगढ़ अभ्यारण्य? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर बनाया जा रहा है, गया नहीं, जा रहा है। ओके, तो उदयपुर में बनेगा प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर। ओके, इससे क्या होगा कि जो घायल और बीमार पैंथर है उनको यहाँ पर रखा जा सकेगा और उनका इलाज किया जाएगा। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, 18वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन 23 से 26 दिसंबर 2022 को एमरल्ड टाइमलेस एलिगेंस थीम के साथ कहां आयोजित हो रहा है? आपसे पूछा गया जयपुर ज्वेलरी शो के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आयोजन 23 से 26 दिसंबर 2022 को जयपुर में ये आयोजित हो रहा है, और इसकी थीम है एमरल्ड टाइमलेस एलिगेंस। तो ये जयपुर में कहां पर आयोजित हो रहा है? जयपुर ज्वेलरी शो। ओके, तो ये कहां पर आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है JECC सीतापुरा में, ये इसका आयोजन हो रहा है। ओके, तो 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में 2022 में फीफा विश्व कप के बाद रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है?
अभी हाल ही में देखा आपने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप अभी हुआ है फुटबॉल का, तो उसको किसने जीता है पता होगा आपको सभी को। तो उसके बाद जो रैंकिंग आई है सभी फुटबॉल टीमों की, तो उससे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, फ्रांस या ब्राजील या अर्जेंटीना या सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए आप बताइए जानकारी रखने वाले लोग, इसका राइट आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील पहले से पहले नंबर पर था। फरवरी 2022 से ब्राजील फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर काबिज है। ओके, तो अर्जेंटीना ने जो विश्व कप जीता है तो वो भी ब्राजील से आगे निकल नहीं पाया है, क्योंकि उसका जो प्रदर्शन है वो ब्राजील की बराबरी करने के लिए काफी नहीं था। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने, ये मोडेरा बोल दो, चाहिए इसको मोडेरा बोल सकते हैं आप। ओके, तो मोडेरा सूर्य मंदिर को अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है। ये कहां पर स्थित है, मोडेरा या मोडेरा सूर्य मंदिर, जिसको हाल ही में यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है, तो यह कौन से राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में या उड़ीसा में या फिर गुजरात में। तो दोस्तों यह मोडेरा का सूर्य मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। और गुजरात के मोडेरा के सूर्य मंदिर और वडनगर को अभी हाल ही में यूनेस्को ने अपने अस्थायी सूची में शामिल किया है। गुजरात के वडनगर और मोडेरा सूर्य मंदिर अस्थायी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किए गए हैं। ओके, ये है वो सूर्य मंदिर। ओके, तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि जो यूनेस्को है उससे जुड़ी और जानकारी अपन देख लेते हैं। यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र का ही यह क्या है, एक भाग है। ओके, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। और इसका गठन कब हुआ, 16 नवंबर 1945 को इसका गठन हुआ। ओके, और तो इसका कार्य क्या है, शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, और इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतरराष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए। ओके दोस्तों, तो यूनेस्को है, उसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। इसका गठन हुआ 16 नवंबर 1945 को और इसके कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। किसको, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ओके, और थोड़ा सा देख लीजिए, यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। किस विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण इन स्थानों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। ओके, और विश्व धरोहर स्थलों की सूची को विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है एवं यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति, ये इंपॉर्टेंट है, WHC द्वारा इस कार्यक्रम को क्या किया जाता है, प्रशासित किया जाता है। यूनेस्को विश्व भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की पहचान, संरक्षण और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। ओके, तो इसको सूची में शामिल करने के बाद में, स्थायी सूची में शामिल करने के बाद में इन धरोहरों का, इन स्थलों का, इन भवन स्मारकों का संरक्षण का काम कौन करता है, यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। ओके, 9वां क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है, बताइए, तमिलनाडु, गुजरात या मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अपनी जो राज्य की सभी योजनाएं हैं उनके लिए आधार कार्ड को क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया है। 10वां क्वेश्चन है, 36वें
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? तो राइट आंसर है इसका नई दिल्ली। जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है 2023 की, वो कहाँ पर होगी? नई दिल्ली में। और इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 ये कौन सा संस्करण है? 36वां। ओके, 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 नई दिल्ली में होने जा रही है। तो इन 10 क्वेश्चन के आंसर आपके सामने हैं, आप इनको एक बार चेक कीजिए। जब तक नेक्स्ट स्लाइड में लगा देता हूं। तो 10 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो 10 क्वेश्चन और अपन देख लेते हैं इसके। ओके, तो कंटिन्यूअस क्लास में पहला क्वेश्चन फिर से आप देख रहे हैं। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में किसकी बोली लगी है? हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में किसकी बोली लगी है? ए ऑप्शन है सैम करन, बी ऑप्शन है बेन स्टोक्स, सी ऑप्शन है बेन स्टोक्स, इसमें रेट का अंतर है, और डी ऑप्शन है सैम करन 19 करोड़। सैम करन 18.5 करोड़, बेन स्टोक्स 18.5 करोड़, बेन स्टोक 19 करोड़ और सैम करन 19 करोड़। सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा, हाल ही में आईपीएल में खिलाड़ियों की बोली लगी है, नीलामी हुई है, ऑक्शन हुआ है। तो सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर किसकी बोली लगी है? तो किसकी लगी है? सैम करन की लगी है। 18.5 करोड़ में इनको खरीदा गया है। किसके द्वारा खरीदा गया है? इनको पंजाब किंग्स ने खरीदा है। ओके, इनका बेस प्राइस था 2 करोड़ रुपए, लेकिन इनको 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। कहाँ के हैं ये? इंग्लैंड के ये खिलाड़ी हैं। ओके, तो भारतीयों की बात करें तो भारत की तरफ से सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है? भारत की तरफ से मयंक अग्रवाल। कौन है? मयंक अग्रवाल। इसमें भी था, न्यूज में भी, ये रहा। वहीं भारत की ओर से मयंक अग्रवाल सबसे महंगे रहे हैं। उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने कितने रुपए में खरीदा है? 8.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज, या फिर इसको बोल सकते हो नॉलेज सिटी। नॉलेज सिटी, स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? उत्तर प्रदेश ने, या मध्य प्रदेश ने, या असम ने, या फिर राजस्थान ने? तो इसका राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है उसके साथ एक समझौता किया है। तो इस समझौते के तहत यूपी में एक स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज, स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज या फिर नॉलेज सिटी भी बोल सकते हैं, तो ये बनाई जाएगी। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? तो नॉलेज स्मार्ट सिटी के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है इसमें दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज का समावेश होगा। जो ये स्मार्ट सिटी होगी, नॉलेज सिटी, उसमें दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज का क्या होगा? समावेश होगा। इसके अलावा सिंगापुर से भी निवेशक के कई प्रस्ताव और एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। ओके, इसमें एक और न्यूज थी, चलो वो तो मैं अटैच नहीं कर पाया। तो इसमें क्या होगा? दुनिया की कई बहुत सारी जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज है उनका यहाँ पर समावेश किया जाएगा। तो नॉलेज सिटी कहाँ पर बनाई जाएगी? उत्तर प्रदेश में। किसके सहयोग से? ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के सहयोग से। ओके, तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अमेरिका हाल ही में किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करने की घोषणा की है? अमेरिका ने हाल ही में किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करने की घोषणा की है?
जापान को या यूक्रेन को या रूस को या फिर भारत को? आपको ध्यान होगा कि हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति कहाँ गए थे? अमेरिका। ओके, तो उसी के चलते अमेरिका ने घोषणा की है कि वह अपनी जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है, पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली, वो इनको प्रदान करेंगे। तो अमेरिका किसको ये प्रणाली प्रदान करेगी? यूक्रेन को। किसको? यूक्रेन को। ओके, तो ये क्या है? यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा अमेरिका। ओके, तो ये अमेरिका का बहुत खतरनाक हथियार है। और एक तरीके से क्या है? पैट्रियट लंबी दूरी का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। लंबी दूरी से मिसाइल को डिफेंस कर सकता है, मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है ये। ओके, लंबी दूरी का ये हथियार है। ओके, तो इसका डेवलपमेंट कब शुरू हो गया था? 1963 में ही हो गया था, जिसका पहली बार पैट्रियट का पहली बार 1991 के फारस की खाड़ी युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया था। ओके, क्लियर है? चौथा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किस देश ने हाल ही में भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है? बताइए, किस देश ने हाल ही में भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है? चीन ने या पाकिस्तान ने या नेपाल ने या फिर श्रीलंका ने? जिन लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं होगा तो सोच रहे होंगे शायद चीन ने किया होगा या फिर श्रीलंका ने किया होगा या पाकिस्तान ने किया होगा, जबकि इसका आंसर है नेपाल। नेपाल ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को क्या किया है? ब्लैक लिस्ट किया है। किस कारण से? WHO ने एक चेतावनी जारी की है उसके चलते हुए। अफ्रीकी देशों में खांसी के सिरप से बच्चों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी चेतावनी के बाद यह प्रतिबंध लगाया गया है। नेपाल दवा प्राधिकरण ने इस संबंध में एक सूची जारी की है और नेपाल सरकार की ओर से जारी इस लिस्ट में योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी दिव्य फार्मेसी भी इसमें शामिल है। जो 16 फार्मेसी है उनमें शामिल है। यह कंपनी पतंजलि नाम के ब्रांड के उत्पादों का निर्माण करती है। तो ये जो 16 भारतीय दवा कंपनियां हैं उनके नाम यहाँ पर ने दे रखे हैं। ओके, तो किसने प्रतिबंध लगाया है? नेपाल ने। क्लियर है? पांचवा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाल ही में कौन सा देश पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? बताइए, हाल ही में कौन सा देश पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? तिब्बत, भारत, चीन या जापान? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा और ये कहां पर होने जा रहे हैं? गोवा में होने जा रहे हैं। कहां पर होने जा रहे हैं? गोवा के पणजी में। भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस सीरीज प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा गोवा में भी पणजी में। ओके दोस्तों, तो ये कब से कब तक होंगे? 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक ये गेम आयोजित होंगे। ओके, और ये कहां पर होंगे? गोवा विश्वविद्यालय परिसर में स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इनका आयोजन किया जाएगा। 7वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं। 6ठा क्वेश्चन मैंने डिलीट कर दिया था। हाल ही में प्रदेश के प्रसिद्ध संत श्री रतिनाथ महाराज का देवलोक गमन हो गया है, उनका निधन हो गया है। तो उनका संबंध किस जिले से है? ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो प्रसिद्ध संत श्री रतिनाथ महाराज जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, देवलोक गमन हुआ है, उनका संबंध किस जिले से? लक्ष्मणगढ़ सीकर से, लक्ष्मणगढ़ अलवर, नवलगढ़ झुंझुनू या दातारामगढ़ सीकर? तो इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है लक्ष्मणगढ़ सीकर से। ये नाथ संप्रदाय के संत हैं। कौन से संप्रदाय से संबंधित है ये? नाथ संप्रदाय से। ओके, नाथ संप्रदाय के संत थे और इनका लक्ष्मणगढ़ सीकर में एक धाम है, बऊ धाम है, या हाँ ये रहा बऊ धाम। ओके, बऊ धाम लक्ष्मणगढ़ के संत शिरोमणि श्री रतिनाथ जी का निधन। ओके, 2 दिन पहले मुंबई गए थे और इनका वहां पर क्या हो गया? देवलोक गमन हो गया। तो कौन सी संप्रदाय के संत है? नाथ संप्रदाय के। ओके, तो ये अपन को याद रखना, नाथ संप्रदाय, बऊ धाम लक्ष्मणगढ़
ओके। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, ये क्वेश्चन की हर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही है, इसको मैं ठीक करवाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम। यहाँ से इसको अपन काट देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहां पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी कहां पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? ओडिशा, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर राजस्थान? 12 जनवरी को क्या मनाते हैं अपन? राष्ट्रीय युवा दिवस। किनके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। ओके, तो इस बार जो युवा सम्मेलन होगा, युवा दिवस होगा राष्ट्रीय, वो कहां पर होएगा? वो होएगा कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। ओके, जिसका उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ओके, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। ओके, तो उन्होंने कहा है कि ये कहां पर आयोजित होगा? हुबली धारवाड़, हुबली व धारवाड़ जुड़वा शहरों में ये राष्ट्रीय युवा उत्सव होने जा रहा है। ओके, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 9वां क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर प्रदेश के किस जिले में 693.91 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है? हाल ही में चौधरी चरण सिंह की जयंती कब आती है? चौधरी चरण सिंह की जयंती कब आती है? 23 दिसंबर। ओके, प्रदेश के किस जिले में 693.91 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है? जयपुर में, भरतपुर में या फिर अलवर में या फिर धौलपुर में? ओके, तो एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम था चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। वो कहां पर था? वो था अपने भरतपुर में। कहां पर था? भरतपुर में ये कार्यक्रम था, और वहीं पर अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 693.91 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया है। ओके, क्लियर है? तो ये न्यूज आप और देख लीजिए यहाँ पर साथ ही साथ भरतपुर क्षेत्र में 693.91 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया है। कहां पर किया है? भरतपुर में। क्लियर? लास्ट का 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? सुनील अरोड़ा, राजेंद्र राजू, वैभव गहलोत, अशोक चांदना? तो अधिकतर लोगों को इसका आंसर पता ही होगा कि इसका आंसर क्या होगा? सी, वैभव गहलोत आरसीए के नए अध्यक्ष बने हैं। पहले भी यही अध्यक्ष थे और फिर से इनका निर्वाचन हुआ है, वो भी निर्विरोध। ओके, अशोक चांदना तो क्या है? खेल मंत्री हैं ही। ओके, तो वैभव गहलोत को दोबारा आरसीए का अध्यक्ष चुना गया है। क्लियर है दोस्तों? ये 10 क्वेश्चन अपने खत्म होते हैं और ये इसी के साथ अपनी ये क्लास भी खत्म होती है। अपने ये आंसर आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, और लगातार आप ये क्लास अगर ले रहे हैं तो ये आपके लिए आरपीएससी के इन एग्जाम्स के लिए, इनके अलावा राजस्थान की और भी जो एग्जाम है उनके लिए बहुत आपके लिए ये फायदेमंद साबित होएगी। ओके, तो आप कंटिन्यूस क्लास को लेते रहिए, अपने नोट्स आप अपडेट करते रहिए, और ये क्लास आपको यूजफुल लग रही है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो हमारा यूट्यूब का चैनल है आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पर जितनी भी जो भी क्लासेस चल रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्लासें हम ला रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप उनको भी देखते रहें और लोगों तक शेयर करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभ्युदय के इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ओके दोस्तों, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।